हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब एक्सी पे। यहाँ पे हम जो भी नई जानकारी होती है, जो भी जॉब रिलेटेड कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब जो भी आती है, हम उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। चलिए, आज एक वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एससी, जो सबका सबका बहुत ज्यादा इंतजार था, जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट जो यूपी ट्रिपल एससी का मेंस मेंस का मतलब यूपी जो पेट 2021 के लोग जिन्होंने दिया था, उनके लिए मेंस का होगा। ठीक, शॉर्टलिस्ट 2021 क्राइटेरिया है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें कुछ खास और क्या है आपके लिए जो आपको ध्यान देना है फॉर्म फिलअप करने से पहले। ठीक, तो आपका ये जो सहायक मुख्य सम्मिलित होना, ये जो कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा है वो होनी है। उसका टाइम तो नहीं दिया है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा 21/11/2022 से। और ऑनलाइन का जो ऑफ का अंतिम समय है वो 14/12/2022 निर्धारित किया गया है। और संशोधन अगर आपसे गलती हो जाती है तो संशोधित कितने टाइम तक कर सकते हैं आप? 21/12/2022 पे। ठीक, सभी को पता है इसका मेन क्राइटेरिया क्या है। आपने यूपी पेट दिया हो और अच्छे परसेंटाइल से आप पास किए हो, ये सबसे प्रथम है। ठीक, जैसा कि आप इसमें इस वक्त भरा जा रहा है पेट का फॉर्म। ठीक है, तो पेट में क्या है, आप पहले जाएंगे इसके होम पेज पे विज्ञापन पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड कैसे? अपने पर्सनल डिटेल्स डाल के, मोबाइल से वेरीफाई करके या ओटीपी से। ठीक, दो तीन चीजें पूछता है। पहला तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग और उत्तर प्रदेश का यानी डोमिसाइल, और श्रेणी। श्रेणी मतलब जनरल, ओबीसी, आप किस उसको बिलोंग करते हैं वो डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। दूसरा है, आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है उस पे एक ओटीपी आएगा। आप ओटीपी जब डालेंगे तब भी आप उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में। ठीक, उसके बाद आता है आवेदन। ठीक, आवेदन क्या है? क्राइटेरिया 2021 अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता 2021 में। ठीक है, व्यक्तिगत सूचनाएं जो हैं, जैसे नाम नाम हो गया, पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, श्रेणी ईडब्ल्यूएस 33 आरक्षण संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति और संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको ये जितने भी मैंने अभी नाम लिए वो सब आपको स्क्रीन पे खुद फिलअप करे हुए दिखेंगे। ठीक, अब इसमें है ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत खासकर जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का वो लिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, लाभ लेना चाहते हैं तो उनके द्वारा आवेदन का अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2022-23 हेतु मान ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। ये ईडब्ल्यूएस वाले जान लें। ठीक, कि उनको आवेदन पत्र मतलब लास्ट डेट क्या है? 15। ठीक, उसके पहले ही उन्हें अपना ये बनवा लेना है, अन्यथा वो बाहर कर दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है। ये तो पहला पार्ट आएगा जिसमें आपके सारे डिटेल्स भरे होंगे। दूसरे पार्ट में ये पूछा जाएगा कि आपने जो यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है शैक्षिक योग्यता का, वो आपने पास किया हुआ है कि नहीं पास किया है। जैसे कोई 10th का, इसमें क्या है, पेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी? 10, मतलब जो इसने हाई स्कूल भी किया हो वो भी पेट का फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट है उसकी कुछ अहर्ताएं अलग हैं, यानी शैक्षिक क्वालिफिकेशन कुछ अलग मांगी गई हैं। तो उसका उसी के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपने उसकी योग्यता धारण कर रखी है कि नहीं, यानी अगर 10वीं के बच्चा है, ठीक, और उसने 12वीं कर नहीं रखी है, अभी 11th में है, तो उसके पास ये भरने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसकी मिनिमम क्राइटेरिया 12th रखी गई है। तो अगर उसने 12th पास नहीं किया है तो ये फॉर्म भरने के काबिल नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या है, अगर आपने पास कर रखी है तो आप यस ही करेंगे, फॉर्म भर रहे हैं तो यस ही करेंगे। ठीक है, यस करने के साथ ही आप में क्या आ जाएगा, एक लॉग खुल जाएगा जिसमें बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम आपसे पूछेगा, किस साल आपने पास किया है वो पूछेगा, सर्टिफिकेट यानी जो
आपका सर्टिफिकेट आता है, उस पर एक बड़े बड़े अंकित होते हैं अक्षर, वो होता है सर्टिफिकेट रोल नंबर। ठीक है, एक जब भी आप अपना मार्कशीट देखेंगे, कुछ नंबर ऊपर जहाँ पे बोर्ड का नाम लिखा होता है उसके राइट हैंड साइड पे, ठीक, बड़े बड़े अक्षरों में सर्टिफिकेट रोल नंबर लिखा होता है। ठीक, उसको ध्यान से इसमें फिलअप कर देंगे। फिर क्या है, कितने नंबर की परीक्षा थी और आपके कितने प्राप्तांक हुए, वो सब भर के आप आगे बढ़ जाएंगे। अब ये सब भरने के पश्चात क्या करना है, एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात, ठीक, अब क्या है, जब आप सब कुछ भर लेंगे तो नीचे क्या होता है, एक कोड होता है। कोड मतलब बगल में वही अक्षर आपको ब्लैंक में भरना होता है। ठीक, उसको कैप्चा भी कहा जाता है। कैप्चा को जब आप भरेंगे तब नीचे एक सबमिट का बटन आएगा और उसको आप जब प्रेस करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, मोबाइल पे भी आएगा, जो रजिस्टर्ड आपने मोबाइल किया उस पे आएगा, और आपकी जो आपने ईमेल आईडी डाली है उस पे जाएगा। ठीक, क्या होगा, 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने अभी क्या किया, रजिस्टर्ड किया है, तो उस 11 नंबर का जो आपका रजिस्ट्रेशन बना है जो आएगा, वो कहाँ पे आपका आएगा, या फिर मोबाइल नंबर पे आएगा, मोबाइल नंबर पे भी आएगा और दूसरा ईमेल आईडी पे भी आएगा। वो क्या है, वो अब आगे जब आप फिर भी आप कभी भी लॉगिन करेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए तो आपको वो जरूरत पड़ेगा, रिजल्ट देखने के लिए भी वो जरूरत पड़ेगा, इसलिए उसको संभाल के रख लीजिएगा। बाद में मत कहिएगा कि भाई खो गया, डिलीट हो गया, या मिल नहीं रहा है। ठीक, या फिर कोई कॉपी में लिख लीजिएगा जहां पे भी आप नोट्स बनाते हैं। ठीक, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सब हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप फिर से लॉगिन करेंगे, किसके 11 अंकों का जो रजिस्ट्रेशन कोड आया उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे, तो आपसे फोटो और सिग्नेचर मांगा जाएगा। ठीक, अगर आपको इसमें संशोधन करना है तो करिए, वरना इसमें जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको आपकी फोटो और हस्ताक्षर दोनों प्रदर्शित हो जाएंगे, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक, आप जो भी पेट में जो भी सिग्नेचर डाले हैं, जो भी फोटो डाले हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। आप सीधे कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब क्या है, इसमें डिक्लेरेशन भरवाएगा। ठीक, डिक्लेरेशन क्या होता है कि आपने जो भी जानकारियां दी हैं वो सही है। ठीक है, अन्यथा अगर इनमें से जो भी जानकारियां आपने दी हैं कोई भी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो आपके जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जा सकता। ठीक, ये होता है, तो हमेशा हम टिक मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या आता है, प्रोसीड टू पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन, नीचे एक बड़ा सा ग्रीन कलर में होगा प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फीस एंड फाइनल सबमिशन, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करना होगा कितने रुपए का, 25 रुपए का। अब पेमेंट कैसे कर सकते हो आप, बहुत सारे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से आप 25 रुपए कटवा सकते हैं। ठीक, अब जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो एक रिसीट जनरेट होगी, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट उसको कहेंगे, उस पर आपका सारा डिटेल होगा। ठीक, उसको संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि आप जब डबल वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें उसकी डिटेल्स मांगी जाती हैं, किस दिन पेमेंट हुआ और क्या ट्रांजैक्शन नंबर था। दो चीजें हमेशा याद रखिए, ट्रांजैक्शन डेट और ट्रांजैक्शन नंबर, हमेशा उसको तब तक रखे रहिए जब तक आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो ना हो जाए। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप वो ट्रांजैक्शन नंबर और ट्रांजैक्शन डेट से अपना जो भी आपने पैसा बोर्ड को दिया है उसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक हो गया। अब क्या होता है, प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन, जब पैसा दे दिया है तो प्रोसीड फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म पे वापस भेजेगा। क्या करते हैं, जब पैसे ट्रांसफर करते तो क्या है, अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको एसबीआई की साइट पे ले जाएगा, वहां पे आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो 6 सेकंड बाद उसे आपको वापस एप्लीकेशन वाली साइट पे लेके जाएगा, जहां पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म
सबमिट होने का ऑप्शन होगा, आप सबमिट करेंगे और उसे डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए रख लेंगे। ठीक, अब इसमें मैंने जो कहा था, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ट्रांजैक्शन जब भी आप करें तो आप ये देख लीजिए कि भाई किस टाइम को हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था, ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी एक बहुत अच्छी चीज देती है कि आप जो भी पेमेंट किए उसको डबल वेरीफाई कर सकते हैं इसके थ्रू, ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन। ठीक, अब ट्रांजैक्शन आईडी कब आएगी, जनरेट होगी, जब आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करोगे या ऑफलाइन, ऑनलाइन पेमेंट करोगे या फिर कार्ड पेमेंट करोगे, आपको मैसेज जब आता ना पैसे कट गए, तो उस पर एक आईडी आती है, उसे ट्रांजैक्शन आईडी कहते हैं। ठीक, उसको अगर आप डालोगे तो आप अपनी डिटेल्स देख सकते हो, आपने किस टाइम किस किस और क्या फॉर्म नंबर था जिसके लिए आपने पेमेंट किया हुआ है, वो आपको वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, ये आपको एप्लीकेशन सेगमेंट के अंदर, होम पेज में जाएंगे तो एप्लीकेशन सेगमेंट के अंदर अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब जब भैया सब कुछ दे दिया, सबमिट कर दिया है, ठीक, यहां तक की बात थी आपको फॉर्म सबमिट करने की। आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है। अब कितना कितना पैसा देना पड़ेगा सबमिट करने के लिए, ये फाइनल सबमिशन नहीं है, ये एक टेम्पररी, समझ लीजिए टेम्पररी आपने फॉर्म को सबमिट किया हुआ है। ये एक तरीके का शुल्क है जिसमें शॉर्टलिस्ट, अभी क्या आपने जितने लोग भरेंगे उसमें से कुछ बंदों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा? परसेंटाइल के हिसाब से। ठीक, परसेंटाइल के हिसाब से जितनी पोस्ट होंगी उसके 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो क्या होगा, जब 15 गुना बुलाया जाएगा तो इसमें बहुत लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, और जब शॉर्टलिस्ट होंगे तो उसमें आधे लोग बाहर हो जाएंगे। जो शॉर्टलिस्ट होंगे बाकी उसका फुल पेमेंट करेंगे। ठीक, तो अभी क्या है, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, मतलब आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपको 25 रुपए देने पड़ेंगे। सरकार आपसे 25 रुपए लेगी ही। ठीक, अब ये भी देख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हो या भूतपूर्व सैनिक हो, महिला हो या दिव्यांगजन हो या उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। ठीक है, एसएससी आज तक 100 रुपए नहीं ले पाई है महिलाओं से, लेकिन हमारा बोर्ड सबसे तेज है, यूपी ट्रिपल एससी, वो जरूर लेगा 25 रुपए। ठीक, अब मैंने जैसे बताया था कि भाई आपका शॉर्टलिस्ट होगा, जब शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तब आपको आगे के जितने भी पैसे बनते हैं वो देना पड़ेगा। ठीक, फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना। ये कोई आप पहली बार भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए पहली बार है, वरना जो फॉर्म रोज भरते हैं उन्हें पता है कि फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है या फिर सॉफ्ट कॉपी रख लेनी है जब तक उसकी जिस भर्ती कंप्लीट ना हो जाए। ठीक, अब भैया आवेदन में भाई कुछ आप कहते हैं ना, पेट में मैंने नाम गलत कर दिया, पापा का नाम गलत हो गया। ठीक, तो कुछ आप संशोधित कर सकते हैं और कुछ संशोधित संशोधित नहीं कर सकते। ठीक, तो आप क्या क्या, नाम में वर्तनी की गलती, पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती और पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस। ठीक, लेकिन व्यक्तिगत आरक्षण जैसे आरक्षण ईडब्ल्यूएस, 37 आरक्षण डीएफएफ, एक्स सर्विसमैन आदि, जाति की श्रेणी, लिंग, जेंडर में अनिवार्य अधिमानी अध्यर्था। ठीक, ये सब तो पता ही होगा। अब आते हैं सबसे पहली चीज जो सबको है इंतजार, क्या है भैया, कितने आए हैं पद। ठीक, तो आए हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक, कनिष्ठ सहायक है भैया, इसमें 18 से 40, अनारक्षित यानी जनरल को मिले हैं 460, अनुसूचित जाति को मिले हैं 242, अनुसूचित जनजाति को मिले हैं सिर्फ 23, अन्य पिछड़ा वर्ग है 309 और आर्थिक रूप यानी ईडब्ल्यूएस 114। तो कुल पद आए 1148। ये भाई स्थाई है अस्थाई? ये अस्थाई है। अस्थाई का मतलब ये है कि पहले प्रोविजन पीरियड पे फिर स्थाई कर देते हैं। ठीक, अब दूसरा है, इसी में आई है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश, कनिष्ठ सहायक की है। ठीक, आपको जनरल मिलेगा 55 है यानी 55,
आपको अनुसूचित जाति 15 है, अनुसूचित जनजाति में 4 सीटें आई हैं, ओबीसी में 29 हैं और आर्थिक जो कमजोर है उनके लिए 11 हैं। तो कुल इसमें मिला के 114 सीटें हैं जो सिर्फ स्थायी नेचर की हैं। तो कुल योग अगर मैं बता दूं, ठीक, कुल योग मतलब दोनों को मिला के कितनी कितनी वैकेंसी है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। आपका 515 है कुल जनरल की, ठीक है। अनुसूचित जाति की है 257, अनुसूचित जनजाति की है 27 और 338 है अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस है 125 पे, ठीक। तो कुल मिला के आई हैं सीटें 1262, ठीक। तो 1262 का 15 गुना कर लेना, उतना ही लोग सेलेक्ट किए जाएंगे आगे की आगे की परीक्षा के लिए, ठीक। 37 आरक्षण, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सबसे बड़ी वार्ताएं में, भैया क्या क्या चाहिए होता है तभी हम फॉर्म भर पाएंगे। तो ये होगा पहला, उत्तर प्रदेश सरकारी में लिप, ठीक। पहला क्या भैया, इंटरमीडिएट होना जरूरी है, ठीक। आप 10वीं पास है तो आप ये फॉर्म भरने के काबिल नहीं है, आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म जरूर भर सकते हैं इसको, ठीक। तो आप क्या है इसमें हिंदी की, ठीक। तो अब क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद में आपने इंटरमीडिएट सीबीएसई वाले जो भी हैं भर सकते हैं, लेकिन 12वीं पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। दूसरा है हिंदी और अंग्रेजी तंकण, तंकण मतलब टाइपिंग स्पीड, हिंदी में 25 होनी चाहिए और अंग्रेजी में 33, ठीक। और तीसरा है जो अब सबके पास होता है, DIO एग्जाम, ठीक, नीलेट का CCC प्रमाण पत्र या फिर किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र, ठीक है। अब भैया जिनके पास CCC नहीं है वो इसका सहारा ले सकते हैं, किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, वैसे आपके पास CCC हो तो ज्यादा सही है, ठीक। ठीक, अब ये डिजायरेबल ये क्या थी, अब मैं ये थी इसेंशियल, भैया ये होना जरूरी है, ठीक है, ये होना जरूरी है। अब जब ये बोला जाता है ना अनिवार्य अर्हता मतलब इसेंशियल, इनके बिना काम नहीं चलेगा, आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा इन तीनों में से आपके पास कोई नहीं हुई तो। अगर अधिमानी अर्हता जब बोला जाता है तो उसे डिजायरेबल कहते हैं, भाई हमको चाहिए कि अगर हो तो ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसा होता है अधिमानी अर्हता। तो आपको क्या है, अधिमानी अर्हता में पहला है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, दूसरा एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अर्जित हो, ठीक। अब इसमें क्या है, 18 से 40 वर्ष भैया आयु दी है, देख लेना, आयु में तो कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब भर सकते हैं आराम से, ठीक। अब भाई जितना भी आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश की जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप के कमजोर वर्गों के लिए है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। अदर कोई स्टेट का आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक। चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी। अब लिखित परीक्षा होनी है तो भैया पाठ्यक्रम भी देना पड़ेगा, तो पाठ्यक्रम आपका ये रहा। प्रथम चरण 65 अंक का है भाई, जैसे कि पहली बार हुई थी उसमें क्या होता 65 अंक की पहले परीक्षा ली गई थी, फिर टाइपिंग ली गई थी, ठीक। तो पहले भाई टाइपिंग में क्या है, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, ठीक, 3 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, प्रश्नों की संख्या होगी 60, अंक होंगे 30, ठीक। सामान्य बुद्धि परीक्षण, प्रश्नों की संख्या होगा 30, अंक होंगे 15, सामान्य जानकारी के होंगे 40 और अंक होंगे 20। तो इस तरह कुल आपका बनता है 130 क्वेश्चन और अंक कितने मिलेंगे, 65, ठीक। यानी एक आधा नंबर मिल रहा है, ठीक। तो इससे अंक होंगे 65। टोटल कितना टाइम मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे में आपको 130 क्वेश्चन करने हैं। अब 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, ये बहुत ज्यादा ये, ठीक। 2 चीजें याद कर लो, टाइम है भैया 1.5 घंटा, क्वेश्चन है 130 और मार्क्स है 65, ठीक। अब क्या है, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता में क्या क्या पूछा जा सकता है, बेसिक इसमें क्या है, हिंदी के बारे में पूछा जाएगा,
ठीक, हिंदी के बारे में समझ यानी पर्यायवाची वगैरह, और लेखन मतलब लेटर वेटर लिखवा सकते हैं। ठीक, सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग, इसमें क्या आएगी, कोडिंग, डिकोडिंग और वर्बल रीजनिंग जितनी भी हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, भाग 2 में। सामान्य जानकारी में भारत से संबंधित जीएस, भारत के संबंधित कोई सा भी जीएस का सब्जेक्ट हो इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए तो हमारे में फाउंडेशन कोर्स, जो ज्ञान एक्सपीस का मेन चैनल है, ज्ञान एक्सपी पे बहुत सारे हम लोग फाउंडेशन कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें ये सब कवर हो जाएगा। ठीक, आपको उसमें हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, हिंदी भी, मैथ भी। ठीक, मैथ वैसे पूछी नहीं जा रही, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो आगे के आने वाले सारे एग्जामों के लिए आपको बेनिफिट रहेगा। इंग्लिश की भी, हिंदी की भी हम लोग फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। और आपने अगर जीडी का फॉर्म भरा हुआ है तो हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं उस पे, सारे टाइप के मॉक टेस्ट, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर जो आने की संभावना है, उस पे हम सारे मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भीड़ से कुछ अलग हो जाएं तो इसको जरूर करके जाइए। हमारे मॉक टेस्ट को जितना अटेम्प्ट करेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। वहां जाके जैसे ही आप होते ना हड़बड़ी में पेपर गलत हो गया, आता बहुत कुछ था, वैसे आपके साथ कोई सीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप रोज एक मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। ठीक, मॉक टेस्ट देना इसीलिए बहुत इसेंशियल होता है क्योंकि आप, भाई, एग्जिस्टिंग नॉलेज सबके पास है, सब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप भीड़ से अलग क्या कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो आइए, ये तो थी यहाँ की बात। अब क्या है, शैक्षिक योग्यता हो गई है, ये सब पूछा जाएगा। द्वितीय चरण में भाई टाइपिंग होगी। टाइपिंग में आपको बता दिया 25-30 की है, मतलब 25 आपको हिंदी में लानी है और 30 इंग्लिश में लेके आनी है। अब भैया इसमें कुछ अंक भी मिल रहे हैं। अंक किस हिसाब से दिए जा रहे हैं, शैक्षिक अर्हता के हिसाब से। अगर इंटरमीडिएट आपने 60% के ऊपर किया है तो आपको 20 अंक फ्री में मिल रहे हैं। ठीक, 45 या उसके नीचे किया है, 45 से ऊपर है लेकिन 60 के नीचे भैया, सेकंड डिवीजन जिसको कहते हैं हम, उसमें 15 नंबर है। और थर्ड डिवीजन लाने वाले बंदे को मिले हैं 10 अंक। ठीक, स्नातक अवधि मतलब ग्रेजुएशन में क्या हुआ है भाई, 60% के ऊपर हो तो 10 अंक। सेकंड डिवीजन हो मतलब ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, फर्स्ट डिवीजन लेके आए हो तो 10 मिलेंगे, सेकंड डिवीजन लेके आए हो तो 8 मिलेंगे, थर्ड डिवीजन लेके आए हो तो 5 मिलेंगे। ठीक है, अब एक और उपलब्धि उनके लिए, खिलाड़ियों के लिए है। यदि अभ्यर्थी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी है तो उसे 5 अंक मिलेंगे। यदि अभ्यर्थी राष्ट्र स्तर का खिलाड़ी है तो 4 अंक मिलेंगे। यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो तो 3 अंक मिलेंगे। यानी विश्वविद्यालय या कॉलेज स्कूल का खिलाड़ी तो उसे 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब क्या है, 65 नंबर तो भाई वहां से ले आओगे। ठीक, अब 30 अंकों का तो यहाँ पे जो बाइफरकेशन दिया है भैया, किसमें, आपका इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट को लेकर, और खिलाड़ी का अधिकतम 5 अंक, योग कितना हो गया, 35, तो क्या टोटल बन गया, 100 नंबर का। ठीक, 100 नंबर का बन गया। ठीक, अब 100 नंबर में आपका मेरिट बनेगी। ठीक, तो जिनके परसेंटेज थोड़े कम है तो उन्हें कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिनके परसेंटेज भाई, अगर मैं कहूँ इंटरमीडिएट में जिसके 20 यहाँ से बन जा रहे हैं, स्नातक में उसके 60% और इससे ऊपर है, तो भाई 10 अंक मतलब 30 में 30 वो लेके आ रहा है। और वहीं अगर 45% वाला है तो उसके लिए तो भाई 5 अंक यहाँ से गए, 5 अंक वहां से गए, 2 अंक इसमें स्नातक में 2 गए, 5 2 7, 8 9 नंबर का तो वो लीड लेके पहले से बैठा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें खिलाड़ी निकल गया तो फिर अलग ही है। ठीक, ये तो हो गई आपको बताने की बात कि हवा में मत रहना कि भाई पेपर जाएंगे जाके निकल जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे खासी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और इसमें बहुत मुश्किल भी होती है, इसलिए आप तैयारी पे ध्यान दें। अब श्रेणी मार्क 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर
धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूरा बड़ा बड़ा देख लीजिए। आप जिस लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उस लड़ाई को पूरा जानना आवश्यक है। आंख बंद करके लड़ाई नहीं लड़ी जाती, वो खुदकुशी की जाती है। ठीक, तो पहला क्या है, कनिष्ठ सहायक लिखित परीक्षा है, तो क्या कौन कौन होगा, सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, श्रेणीवार 15 गुना। ठीक, श्रेणीवार। अंतिम कट ऑफ अंक या परसेंटाइल स्कोर क्या होगा, 0.2 से अंक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक, यहीं तक सबसे मेन था। अब लास्ट देख लेते हैं। बता चुका हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी चाहिए, और तो कुछ नहीं है। ठीक, तो इसी के साथ, ठीक इसी के साथ हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे फाउंडेशन बैचेस को देखें, मॉक जीडी दें, ताकि आप अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट नौकरी में आ सकें, और अपने परिवार और अपना जिसका भी सपना आपने देखा है वो जल्दी से जल्दी साकार कर सकें। चलिए, मिलते हैं आपको किसी और, ऐसी कोई वैकेंसी आती है तो आपसे मुलाकात फिर से होगी। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।